माननीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद राज्यसभा श्री राजेंद्र गहलोत जी, आर्थिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय अतुल बंसाली जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष की समीक्षा करने वाले विपक्षी पार्टी के लोगों ने कुछ विषयों को लेकर के शायद आलोचना की हो। उन्होंने शायद अपनी पॉलिटिकल प्रतिबद्धताओं के चलते हुए शायद बजट से इतर हट करके बजट के स्पीचेज में शायद किसी और विषय को लेकर के, किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर के शायद कुछ उक्तियां फप्तियां कसने का प्रयास किया होगा। लेकिन किसी भी एक भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिस्ट ने ये बजट खराब है या इस बजट में कमी है, इसका कहीं कोई उल्लेख पूरे देश भर में नहीं किया है। सर्वदूर इसका स्वागत है। दूसरी तरफ राजस्थान का कल बजट घोषित हुआ। सीटिंग का या स्लीपर का? हुआ ये कि यहाँ तो रश हुआ करता। देखिए, 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश, 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, 11,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है भारत सरकार पीने के पानी के लिए करेगी। दो तो मैं ही गिना देता हूँ आपको। इसके अलावा भी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का जो है वो सब अलग से गिना देते हैं। विशेष पैकेज क्या होता है? देश की सरकार बजट में अलग अलग पैकेज थोड़ी करती है। चलिए, थैंक यू। समावेशी विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचे, जो माननीय मोदी जी का कमिटमेंट 2014 से निरंतर रहा है। बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखे हुए, बिना किसी धार्मिक मान्यता को देखे हुए, बिना किसी भौगोलिक बाध्यता को देखे हुए, केवल और केवल एक लक्ष्य, जो कोई भी अधिकारी है उसे लाभ मिलना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गई है, उनकी लास्ट माइल डिलीवरी को एक बार फिर सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निवेश करना, भारत की छुपी हुई क्षमताओं और भारतीयों की छुपी हुई क्षमताओं को उद्घाटित करना, भारत में ग्रीन ग्रोथ, जिस तरह से विश्व में क्लाइमेट चेंज के कारण से जो खतरे बढ़ रहे हैं और भारत ने पेरिस के बाद में जिस तरह से अपने कमिटमेंट को पूरी दुनिया के सामने रखा भी और उन्हें पूरा भी किया, उन्हें और आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोजन इकोनॉमी को भारत में खड़ा करना, यूथ को एम्पावर करना और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, इन सब विषयों पर इस बजट को आधारित किया गया। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बजट इस साल का दिया है, इस बजट ने आने वाले 25 साल में विकसित होने वाले विकसित भारत और आने वाले 50 साल तक के विकसित भारत की आधारशिला रखने का काम इसके माध्यम से किया है। सामान्यतः जब सरकारें अपना निवेश बढ़ाती है तो सरकार को आय का सृजन करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार ने हम सब मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करते हुए, जो मांग पिछले इतने वर्षों से लंबित थी, उस मांग को पूरा करते हुए मध्यम वर्ग के हितों का संरक्षण कर इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से कर 7 लाख रुपए तक किया है। मित्रों, यदि मैं कृषि के क्षेत्र की बात करूं, हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे देश में खाद्यान्न का ओवर प्रोडक्शन भी हम सब लोगों के लिए धीरे धीरे चुनौती बनता जा रहा है। गेहूं और चावल निश्चित रूप से हम निर्यात करते हैं,
लेकिन उसके कारण से, उसके उत्पादन में लगने वाले पानी के कारण से जल संकट भारत में जिस तरह से खड़े होने की आशंका दिखाई देती है, माननीय मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को ईयर ऑफ मिलेट ऐसा घोषित किया। केंद्र सरकार का बजट, इसमें समाज के सभी वर्गों, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबके हित के उसमें साधा गया है। और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा समर्पित रहे हैं और उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी उसकी पूरी भागीदारी समाज और समाज के विकास में और राष्ट्रीय विकास में रहे, इसकी पूरी चिंता की है। राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा में जो आने वाले शस्त्र है, हथियार है, उसका स्वदेशीकरण किया और उसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की है, उसके कारण ये कह सकते हैं कि राष्ट्र के हर पहलू को, हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक संतुलन बनाकर देश कैसे आगे बढ़े और देश कैसे स्वावलंबी हो और जनता में भी हर वर्ग को किस तरह से, चाहे मध्यम श्रेणी का वर्ग हो, उसको टैक्स, इनकम टैक्स का किस तरह से लाभ मिले। कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है, तो देश की नई शुरुआत के लिए नई दिशा में ले जाने का एक प्रयास किया, जिसको बजट के साथ में लिंकेज करने की आवश्यकता नहीं है। देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिव इट अप करने की बात की थी, गिव इट अप करने की बात की थी कि हमको सब्सिडी छोड़ना चाहिए। देश में 1 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी। देश में लाखों लोगों ने, सीनियर सिटीजन नहीं, लाखों लोगों ने कि मुझे आवश्यकता नहीं है ऐसा करके सब्सिडी को छोड़ दिया था। इसलिए अब मुझे लगता है कि वो चर्चा का विषय भी नहीं रहा है, लोगों ने खुद चाह करके इस सब्सिडी को छोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब गिव इट अप की बात की थी तब लाखों लोगों ने छोड़ दिया। नहीं, मैं गिव इट अप पेइंग की सब्सिडी भी छोड़ी, तो मुझे सब्सिडी की आवश्यकता। जब देश की सरकार ने ये घोषणा की कि आप अपने फॉर्म पे लिखें कि मुझे आवश्यकता है कि नहीं, अधिकांश लोग ये लिखने लगे कि अब आवश्यकता नहीं है, समाप्त कर दिया उसको। ऐसा आपको मैं आंकड़े दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि कोविड में रोका ये नोशन गलत है। चलो उससे आगे और बात करते हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपए के माध्यम से प्रारंभ करने की घोषणा इस बजट में की गई। हम सब जानते हैं कि भारत की खुद की बनाई हुई स्वदेशी टेक्नोलॉजी से 5G हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया। 5G आने के बाद में वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। आप सबने भी नोटिस किया होगा, जब आपने 5G चालू किया होगा तो बहुत सारे ऐप्स को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। आने वाले समय में 5G आने के बाद में हम सब लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं करते। उनको लेकर के जिस तरह से आने जो है तकनीकी से दक्ष लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे सेंटर्स बना करके 100 लैब्स ऐसी विकसित की जाएंगी सरकार के सहयोग से, जिसमें इस तरह की इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले ऐप्स, गेम्स और अलग मॉड्यूल्स को डेवलप किया जा सके। रेल का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक रेलवे में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए 2,40,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा उसके माध्यम से की है। प्रधानमंत्री जी का सपना और उनका संकल्प कि देश के हर गरीब को घर मिलना चाहिए। हमने 3 करोड़ 79 लाख हाउसेज अभी तक बनाए हैं या बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
इसको और अधिक गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी की गई। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, इस संकल्प के साथ में मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उसका प्रभाव आज हमें धरातल पर दिखाई देने लगा। हर मेडिकल कॉलेज में साथ में नर्सिंग कॉलेज भी बने। 157 नए मेडिकल कॉलेजेस जो बनाए गए, उनके साथ में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का संकल्प भी इसी बजट में लिया गया। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसा हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना प्रारंभ की थी। उसके चलते आज 75 साल में देश में जहां 75 एयरपोर्ट बने थे, पिछले 9 साल में 75 नए एयरपोर्ट्स बने और आज हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या रेलवे के एसी क्लास में यात्रा करने वाले कुल लोगों की संख्या से ज्यादा होगी। 50 नए ऐसे हेलीपैड और कनेक्टिविटी मॉडल एयरपोर्ट्स और बने। इसके लिए सरकार जो है काम करेगी और इन्हीं के साथ साथ इको टूरिज्म से जुड़े हुए क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके टूरिज्म सेक्टर में नए निवेश कर 10,000 करोड़ का नया निवेश करके हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें ताकि टूरिज्म को और अधिक बढ़ाया जा सके। आजाद भारत में 100 साल जब पूरा करेगा तब भारत विकसित होगा। उस विकास की दिशा के धरातल को क्रिएट करने वाला बजट, देश को एम्पावर करने वाला बजट और एम्पावरमेंट के आधार पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट देश की सरकार ने घोषित किया है। और बजट के माध्यम से आगे आने वाले 1 साल का अपना रोड मैप वो देश के जनता के सामने प्रदर्शित करती है। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बजट की महत्व अलग दृष्टिकोण से होता है कि वो आय और व्यय के बीच में गैप, घाटे के पूर्ति के लिए सरकार का विजन और किस दिशा में सरकार देश को ले जाना चाहती है, प्रदेश को ले जाना चाहती है, उस दिशा को खोजने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट को नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराने, विकास और रोजगार के सृजन को और अधिक मजबूती प्रदान करना और भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना, इन 3 पिलर्स से 3 वर्टिकल से इस बजट को गढ़ा गया। हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी आपदा के सामने से होकर के विश्व गुजरा है। उसके दर्द को हम सब ने साथ मिलकर के साझा किया है। लेकिन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कोविड का जिस साहस के साथ में और जिस दूरदृष्टिपूर्ण सोच के साथ में सामना किया, आज दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी है जिसने प्री कोविड बेंचमार्क जितने भी थे, चाहे किसी भी पैरामीटर पर हम देखें, निर्यात की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से या टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से, किसी भी जो है आर्थिक गतिविधियों को मापने के 3 पैमाने हो सकते हैं। उन तीनों दृष्टिकोण से दुनिया में एकमात्र बड़ी इकोनॉमी भारत की है जिसने रिकवर करके नए बेंचमार्क जो है पोस्ट कोविड वापस क्रिएट किए। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन का परिणाम। जब किसी भी समय अर्थव्यवस्था में संकट आता है या अर्थव्यवस्था में गतिरोध आता है, रुकावट आती है, कमजोरी आती है, तो सरकार को निवेश करना होता है। पिछले सालों की तरह ही इस बार भी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जाने वाले निवेश, जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, उसको और अधिक बढ़ा करके आजाद भारत में पहली बार डबल डिजिट में परिवर्तित किया है। जहाँ पिछली बार लगभग 7 लाख करोड़ से कुछ कम था, उससे पिछले साल 5 लाख करोड़ था। इस बार सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, ऐसा कमिटमेंट देश के सामने प्रदर्शित। ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप सही जानकारी का अभाव है। मैं आपको तय कर देता हूँ। मैं देश में
देखिए, मैं आपके विषय एक विषय संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देश में जब पीडीएस सिस्टम चालू हुआ था, तब से लेकर के 5 किलो ही दिया था। कोरोना की आपदा के समय में एडिशनल 5 किलो प्लस 1 किलो दाल देने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। लेकिन इस बजट में जो गेहूं और चावल भारत की सरकार एफसीआई के माध्यम से 21 रुपए में लगभग पर प्रति किलो खरीदती है। 2000 से लेकर 2021 को 2200 रुपए के बीच में खरीदने के बाद में उसका भंडारण करती है। भंडारण करके उसको जो है बोरियों में भर करके रखती है। फसल ड्राई अप होती है, थोड़ा वेट कम भी होता है, चीजक भी होती है, कुछ खराब भी होती है। उसके बाद में राज्यों को गाड़ी में भर करके राज्य तक पहुंचाने का पैसा सरकार देती है। और राज्यों से कितने रुपए चार्ज करती है? 2 रुपए की। 25 रुपए 26 रुपए की लागत का गेहूँ 2 रुपए में देती थी। माननीय मोदी जी ने यह तय कर दिया कि वो 2 रुपए भी भारत की सरकार वहन करेगी और पूरा का पूरा 26 रुपया जो है वो देश की सरकार वो फ्री देगी, ताकि लोगों को राज्यों की सरकारें फ्री में राशन देती। ये कम नहीं किया, कब तो वो एडिशनल उस समय कोविड के समय में दिया था, वो 5 किलो मिलेगा, लेकिन अब फ्री मिलेगा। अब 2 रुपए अभी देने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वाक्य है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उस समय कि मुझे हंसना चाहिए या राजस्थान की दुर्दशा को देख करके मेरे आंखों में आंसू आने चाहिए। कि राजस्थान का मुखिया, जिसको राजस्थान का भविष्य की रूपरेखा रखने की जिम्मेदारी थी, उसे इतना भी भान नहीं था कि अब इस साल की भविष्य की रूपरेखा रख रहा हूँ या गत वर्ष की रख रहा हूँ।